हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आप लगातार सुन रहे होंगे खबरों में, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हैं जिनके यहाँ से करोड़ों रुपए बरामद हुए। एक घटना में आरोप लगाया गया है कि वो गलत तरीके से उनके पास वो पैसे पहुंचे हैं। तो पूरी प्रक्रिया क्या है, पूरा मामला क्या है, और एक चीज़ और है, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस नोट जारी किया है। एक्चुअली वो जो जज है जिनके ऊपर आरोप लगा है, वर्मा जी, जस्टिस वर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, दूसरे सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो इससे संबंधित मुद्दा क्या है? कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ट्रांसफ़र इसलिए कर दिया गया क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, इसलिए कोर्ट ने क्या किया, उनका ट्रांसफ़र कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि जज का ट्रांसफ़र होना एक अलग मैटर है, और जिस मैटर के लिए डिसीजन जो लिया गया है वो पूरी तरीके से जो कॉलेजियम प्रोसीजर जो होता है उस प्रोसीजर को फॉलो करके लिया गया है। जबकि जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोप पर जांच करने के लिए अलग से समिति बनाई है दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अधीन। तो उसका आपस में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, इसको एक साथ करके ना देखा जाए, इस तरीके की अफवाहों में ना आया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सो दैट इज द न्यूज। अब यहां से आपके लिए दो चीजें जरूरी हो जाती हैं जानना। शायद आपको दिख रहा होगा, यहां पे लिखा हुआ है कि SC says the proposal of transfers जस्टिस यशवंत वर्मा was based on collegium procedure। सो collegium procedure के बारे में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो जजों की नियुक्ति होती है, जो जज होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति, और इनका जो ट्रांसफर है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो ट्रांसफर जो होता है, तो वो ट्रांसफर गलत लिख गया, स्थानांतरण या ट्रांसफर, ये जो हो रहा है, ये इसके लिए डिसीजन लिया जाता है कॉलेजियम प्रणाली जो होती है उसके अंतर्गत, कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा प्रणाली। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। बट आगे क्या लिखा हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट हैज इनिशिएटेड एन इंटरनल इंक्वायरी। ये इंटरनल इंक्वायरी क्या है, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। इंटरनल इंक्वायरी, या फिर आप इसे इन हाउस इंक्वायरी भी कहते हैं। तो ये दो चीजें हैं जो आपको यहां से समझनी। बाकी जो केस है वो तो मैं आपको बहुत सीधे शब्दों में समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं GS पेपर 2 के साथ में, जो इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो हमारी जुडिशरी है, न्याय व्यवस्था, उसके अंतर्गत आप इसको रख करके पढ़ सकते हैं। न्यायिक नियुक्ति के अंतर्गत आप रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये है। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सूचना देता हूं। ये बैच संपूर्ण, जो कि वास्तविक रूप में संपूर्ण है, आपकी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराता है। और इस बैच में आपका एनरोलमेंट अभी भी ओपन है, जबकि 21 तारीख से बैच शुरू हुआ था। 21 मार्च का सुबह का बैच है। इसमें एडमिशन लेने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मार्च के माह में आप अगर एडमिशन लेते हैं तो बिना किसी भागा दौड़ी के आप आसानी से यूपीएससी की तैयारी कर पाएंगे। इतना पर्याप्त समय आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम हिस्सा आपका जो है वो मेंस का तैयार हो चुका होगा, और प्रीलिम्स का तो संपूर्ण हिस्सा तैयार हो जाएगा, और रिवीजन भी। लेकिन अगर आप जून जुलाई अगस्त में जाएंगे तो बर्डन बढ़ जाएगा। सो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है जिस समय आप एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूं कि आपको अगर एडमिशन लेना ही है तो आप मॉर्निंग बैच में एडमिशन ले लीजिए।
सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, तीनों में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप विरध लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। केवल यही है वो कोड जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप प्लेटिनम में एनरोलमेंट कराते हैं और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी। ठीक है, फुल फी रिफंड हो जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं मामले की तरफ। हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, माफ कीजिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे जस्टिस यशवंत, ठीक है, जस्टिस यशवंत वर्मा, वो उनके यहाँ जो है 14 मार्च को जो है उनके घर में आग लग गई थी। वो कहीं बाहर चले गए थे और उनके घर में आग लग गई। अब वो जब आग लग गई तो दमकल कर्मचारी वहां पहुंचते हैं और उनके घर से लगभग 15 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। तो ये हुआ कि इनके घर से पैसे बरामद हुए, लगभग 15 करोड़। अब लगभग 15 करोड़ के आसपास जो पैसे बरामद हुए, इसकी जांच होनी चाहिए कि इतने पैसे कैसे आए, कहां से आए, क्यों आए। और ये अगर साबित हो जाता है कि ये गलत तरीके से आए हैं तो कदाचार तो होगा ही एक तरीके का, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में संलिप्तता का मामला देखने को मिलेगा। तो प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि ठीक है, उनके यहां से मिला है और उनके यहां इस तरीके के पैसे पहुंचे, तो क्यों पहुंचे, ये तो प्रथम दृष्टया है। लेकिन मामले की जांच तो पूरी होनी चाहिए। तो जो मामले की जांच है वो जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि अब ये जो जस्टिस है इनका ट्रांसफर हो गया है। जस्टिस वर्मा जो है दिल्ली हाई कोर्ट में दूसरी सबसे बड़े रैंक के जस्टिस हैं और उनका ट्रांसफर जहां हो रहा है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। वहां पर उनकी जो सीनियरिटी है वो सीनियरिटी पहुंच जाएगी 9वें स्थान पर। तो एक तो ये बात है, लेकिन उनका ट्रांसफर का मामला और उनकी इंक्वायरी का मामला दोनों स्वतंत्र हैं, अलग हैं, इंडिपेंडेंट है, इसका आपस में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। रही बात इनके ऊपर जो आरोप लगा उसकी जांच की कार्यवाही शुरू की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम है जस्टिस डीके उपाध्याय, तो जस्टिस डीके उपाध्याय जी जो हैं उन्होंने इसकी जो है जांच शुरू कर दी है। अब जांच की शुरुआत में क्या होगा कि अब इसकी जांच की शुरुआत किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट हैं वो एक प्रथम दृष्टया मामला समझेंगे कि क्या है और उन्हें जरूरत पड़ेगी तो वो एक रिकमेंडेशंस देंगे और आगे जो है प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो जांच के जो चरण होंगे वो किस तरीके से होंगे, उस जांच के चरण में पहला तो ये होगा कि हाई कोर्ट जो है उनके जो चीफ जस्टिस हैं जैसे जस्टिस जी टी उपाध्याय हैं वो क्या करेंगे, आरोपों की सत्यता की जांच करेंगे। ये फौरी तौर पर, मतलब प्रथम दृष्टया जो जांच होती है वो जांच की जाएगी। अब उस जांच के माध्यम से वो निर्णय निकालेंगे या फिर इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, निष्कर्ष जो है उस पे पहुंचेंगे। तो निष्कर्ष दो तरीके के हो जाएंगे कि जो एक फौरी तौर पर जो चीज दिख रही है कि ये चीज हुआ है उसके लिए गहन जांच की आवश्यकता है या नहीं है, इसके बारे में डिसाइड कौन करेगा, वो यही करेंगे। तो ये अपने टीम मेंबर्स के साथ में इस तरीके का डिसीजन लेंगे। तो मुद्दा देखिए, बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूं आपको कि पहला पोर्शन तो ये होगा, जांच 2 स्टेप्स में होगी। पहला स्टेप ये है कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो ये तय करेंगे कि यार इसमें गहन जांच की आवश्यकता है कि नहीं है, या फिर केवल आरोप ही लगा दिया गया है या फिर कुछ और है। ये हो गया एक पोर्शन। अब अगर यहां से उत्तर निकलता है हां गहन जांच की आवश्यकता है, तो हमारा दूसरा चरण आएगा। और दूसरा चरण क्या है, दूसरे चरण में सीजीआई को ये रिपोर्ट मतलब देंगे कि सर ऐसा ऐसा देखने में लग रहा है कि इसमें गहन जांच की आवश्यकता है। अच्छा, जब ये जांचों की बात हो रही है तो इसमें जो जिनके ऊपर आरोप लगा है जज के ऊपर, वो जज इसमें शामिल रह सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सीजीआई गहन जांच का अनुमोदन करेंगे। गहन जांच का क्या करेंगे, अनुमोदन करेंगे। अगर उनको ये स्पष्ट हो जाता है कि गहन जांच कराई जानी है, अगर वो अनुमोदन कर देते हैं गहन जांच का, जो यहां से आया है उस रिक्वेस्ट का अगर अनुमोदन कर देते हैं, तो उस अनुमोदन के पश्चात यहां पर एक समिति का गठन किया जाएगा।
ये जो समिति है ये जांच समिति है, और इसी जांच समिति को बोलेंगे इन हाउस, मतलब इसके द्वारा जो ये जो प्रक्रिया है, यही जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग इन हाउस प्रोसीजर कहेंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? इन हाउस प्रोसीजर। यही आंतरिक जांच का विषय होगा। आंतरिक जांच के लिए इस तरीके की समिति बना दी जाएगी। समिति में कौन कौन से मेंबर होंगे, क्या उसके परिणाम होंगे, उसको आइए समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा धीमे मैं बोल पा रहा हूं, है ना, थोड़ा सा जुबान भी लड़खड़ा रही होगी, अटपटांग हो रही है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा मैंने बोला आपको। तो उस पर ऊपर फोकस नहीं करना है, फोकस करना है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये बात मैंने आपको बताया। तो अब देखिए जो प्रक्रिया है बेसिकली, अब आपके मन में जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि यार एक जस्टिस जो है, जो चीफ जस्टिस हैं, वो अयोग्य साबित हो रहे हैं। अब इसके ऊपर चर्चा होगी कि समिति कैसे होगी, कैसे काम करेगी, लेकिन हमको ये समझना है कि तो समथिंग लाइक कदाचार हो गया ना, कदाचार का मामला हो गया। कदाचार को साबित करना पड़ेगा, साबित करने के लिए समिति है। साबित करने के लिए कौन है? समिति है, मैंने कहा। तो जो कार्यवाही होती है न्यायाधीश के ऊपर कदाचार में, वो कार्यवाही के लिए एक तो ये जरूरी है कि साबित कदाचार या साबित अक्षमता होनी चाहिए। साबित कदाचार या साबित अक्षमता, अगर ये साबित हो जाती है तो जो जज हैं उनके रिमूवल का प्रोसेस शुरू हो सकता है। अब कदाचार की गंभीर शिकायत अगर होती है, कदाचार की देखिए यहां पर गंभीर शिकायत हो ये कोई जरूरी नहीं है। यहां अगर गंभीर शिकायत है तो फिर मामला कहां चला जाएगा? इन हाउस प्रक्रिया में चला जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया कि जैसे यहां पर इन्होंने बताया ना कि गहन जांच होगी। गहन जांच तभी होगी जब गंभीर मुद्दा होगा, यानी ये कहा जा रहा है कि यार गंभीर मुद्दा है तो गहन जांच की आवश्यकता है, और गंभीर जांच की आवश्यकता है तो इन हाउस प्रक्रिया में हम लोग आ जाएंगे। इन हाउस प्रक्रिया इन साधारण तरीके से कैसे काम करती है? समिति बनाई जाएगी, समिति के रिकमेंडेशंस आएंगे, रिकमेंडेशंस के आधार पर जो जज जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है उनसे कुछ रिक्वेस्ट की जाएगी। अगर वो रिक्वेस्ट को मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मामला संसद में जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो जज होते हैं उनके ऊपर जब जांच हो रही है तो ये जांच न्यायिक जांच नहीं है। न्यायिक जांच की तरह यहां पर काम नहीं होगा। न्यायिक जांच का मतलब जैसे जनरली कोर्ट में होता है, केस दायर किया जाता है, वहां कटघरे में खड़ा किया जाए, ऐसा उनसे पूछताछ की जाए, सबूत और गवाह लेकर के आए जाएं, ये सब चीजें नहीं होंगी। आंतरिक हो रही है, समिति के माध्यम से हो रही है, इसीलिए इसको इन हाउस प्रोसीजर बोल रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज इन हाउस प्रोसीजर, राइट? गेटिंग? तो ये चीज आपको समझना है। तो अब ये इन हाउस प्रोसीजर है क्या, ये समझ लेते हैं, एकदम एग्जैक्टली समझ लेते हैं। इन हाउस प्रक्रिया के 3-4 केसेस हो सकते हैं कि भाई जो जज हैं, जो जज महोदय हैं वो कौन हैं। अब जज 4 तरीके से आपको यहां पर समझ में आ सकते हैं। हाई कोर्ट के कोई भी जज, देखिए 2 तरीके से है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में अदर जजेस हैं, और हर एक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट में भी अदर जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस है जिनको सीजेआई कहते हैं। तो कौन है ये? मतलब जब जज हाई कोर्ट के हैं तो उनके खिलाफ शिकायत हो रही तो क्या होगा? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो क्या होगा? और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं तो उनके खिलाफ अगर शिकायत है गंभीर तो क्या होगा? देखिए अब जब मैं कह रहा हूं कि जब हाई कोर्ट के जज के खिलाफ शिकायत हो रही है और यहां गंभीर जांच की बात की जा रही है, ठीक है, यहां पे गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, तो मामला किसके पास चला गया? मामला चला गया सीजेआई के पास। अब सीजेआई तय करेंगे कि हमें समिति बनाना है, या फिर कई बार क्या होता है कि जिन जज के ऊपर आरोप लगता है उन्हीं जज से थोड़ी बहुत बातचीत, और जो हाई कोर्ट के रिलेटेड होते हैं उन हाई कोर्ट के दूसरे जजेस के साथ आंतरिक तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं बातचीत करते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अगर वहां से निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो फिर समिति बनाने का प्रावधान देते हैं। अब अगर वो समिति बनाने का प्रावधान देंगे तो समिति में 3 सदस्य होंगे। समिति में 3 सदस्य होंगे, और ये 3 सदस्य इन केसेस के अकॉर्डिंग
इन तीनों सदस्यों को बदला जाएगा, चेंज किया जाएगा। जैसे जब हाईकोर्ट के जज का मामला होगा तो वो 3 सदस्य कौन होंगे? 2 सदस्य होंगे किसी अन्य हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। जैसे अगर ये दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है तो मान लेते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस हो गए, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए, 2 लोगों को ले लिया। तो 2 सदस्य वो हो गए, चीफ जस्टिस होंगे, और एक जो होंगे वो हाईकोर्ट जज होंगे, हाईकोर्ट जज। तो इस तरीके से ये 3 लोग इसमें रहेंगे और मामले की जांच करेंगे। ध्यान रखना है, औपचारिक न्यायिक जांच इसमें जो है वो नहीं की जाएगी। इसमें औपचारिक न्यायिक जांच जो है वो आपको होते हुए दिखाई नहीं देगी। और औपचारिक न्यायिक जांच का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होता है ना। औपचारिक न्यायिक जांच जो है वो क्या होता है वो मैंने आपको बताया। तो ये हो गया। अब ये जो रिपोर्ट तैयार करके देंगे, इस रिपोर्ट पर क्या एक्शन होगा उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि ये हो गई समिति। इन केस में समिति क्या बनेगी? इस केस में समिति बनेगी, यहां पे जो समिति बनेगी, क्योंकि ये हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जैसे मान लेते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होते, अभी तो केस जो है दिल्ली हाईकोर्ट के जज का है, चीफ जस्टिस का नहीं है, लेकिन मान लेते हैं चीफ जस्टिस का होता तब। तो चीफ जस्टिस के केस में 2 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और 1 सुप्रीम कोर्ट के जज। ऐसे बनेगा, इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूट होगा वो। सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ अगर शिकायत हो गई तब क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जब शिकायत होगी तो इसमें तीनों जज जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट से होंगे। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में इसमें अलग से कोई प्रावधान नहीं है। अलग से प्रावधान नहीं है। तो जब कभी होगा तब देखा जाएगा प्रावधान क्या निकलता है। अभी तो इसमें अलग से कोई प्रावधान नहीं है। तो सबके लिए 3 सदस्यीय समिति हो गई, यहां पर भी हो गई और यहां पर भी हो गई। अब ये समिति के निर्णय के ऊपर भी हमको चलना है। अभी तो समिति बनी है, समिति क्या करती है? केवल जांच करती है। ज्यादातर समितियां रिकमेंडेटरी टाइप की होती हैं, रिकमेंडेशंस देती हैं। तो इनका भी रिकमेंडेशन आएगा कि भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, रिकमेंडेशन जो आएगा, जैसे समिति आई, समिति ने बताया कि गंभीर जो आरोप है, वास्तविक रूप में गंभीर आरोप है, वो गंभीर आरोप की उन्होंने क्या कर दी है? पुष्टि कर दी है। अगर तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि जो जज महोदय हैं, अच्छा इस सब में जज शामिल रहेंगे, जज प्रत्यक्ष उसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं। तो जो जज महोदय हैं उनसे कहा जाएगा कि आप जो है क्या कर लीजिए, आप त्यागपत्र दे दीजिए। त्यागपत्र दे दें, स्वयं से त्यागपत्र दे दें, या आप जो है स्वैच्छिक क्या बोलते हैं उसको, रिटायरमेंट ले लेना। स्वैच्छिक तौर पे रिटायर हो जाएं। क्या बोलते हैं उसको भाई? स्वैच्छिक रिटायर को आप लोग बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मतलब अपनी मर्जी से आप क्या कर लें, सेवानिवृत्त हो जाना। सेवानिवृत्त, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, ठीक है। तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लीजिए या त्यागपत्र दे दें, इस तरीके की चीजें आपको करनी। तो अभी भी एक चीज और है, अब जज महोदय अगर यहां पर त्यागपत्र दे देते हैं, सो फॉर सो गुड। स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लेते हैं, इट्स अगेन सो फॉर सो गुड। बट ये भी तो सकता है कि वो ये ना करें, ये तो उनको कहा जाएगा करने के लिए। चीफ जस्टिस कहेंगे कि सर ऐसा कर दीजिए, तो वो ऐसा नहीं कर रहे हैं अगर, तब क्या होगा? तो मामला चला जाएगा कहां पर? संसद में। साबित कदाचार है ना, उसके लिए अब वो प्रोसीजर अलग हो गया ना। फिर आप चले जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है,
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको पद से हटाने की प्रक्रिया वर्णित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में दो तीन चीजें जरा बताइएगा आप लोग। कमेंट सेक्शन में आप बताइए, नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए अलग अलग तरीके से आप बताइए मुझे आर्टिकल कौन सा है, ठीक है, आर्टिकल कौन सा है जिसमें इनकी नियुक्ति के प्रावधान है, और दूसरा बताइए कि इनको पदच्युत करने के प्रावधान जो है वो किस आर्टिकल में दिए गए, ये आप बताइए। बाकी एक दो आर्टिकल जो बहुत जरूरी है यहां पर ध्यान रख लेना, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 211, इनमें जो संसद है और जो राज्य विधान मंडल है, राज्य विधान जो मंडल है, इनको रोका गया है, इनको रोक लगाई गई है। किस चीज की रोक लगाई गई है? इन दोनों को रोक लगाई गई है। क्या रोक लगाई गई है? कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, इन जजों के कदाचार जो हैं, कदाचार की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति जो है, इन सब पे आप चर्चा नहीं करेंगे। आप केवल एक चीज पे चर्चा कर सकते हैं कि अब आपके पास में मामला आ गया, अब आप इनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया जो है, उस प्रक्रिया को केवल आगे फॉलो करेंगे। आपको जज नहीं करना है उसमें कि ऐसा क्यों किया, ऐसा वो ये सब कुछ नहीं, न्यायिक जांच नहीं कर सकते वो वहां पर। तो ये चीज अनुच्छेद 121 के माध्यम से संसद के लिए और 211 के माध्यम से राज्य विधानमंडल के लिए इस पर रोक लगाई गई है। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो क्या है और क्या होती है इन हाउस प्रक्रिया जो यहां पर अपनाने की बात कही गई है, जिस पे उन्होंने कहा है कि भाई हमने इस, देखिए अब देखो आपको यहां से बात समझ में आ रही होगी कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला, उसके पीछे रीजन क्या है। कि अगर आपको लगता है कि ये समिति रिकमेंडेशन देगी तो रिकमेंडेशन ट्रांसफर का थोड़े दे रही है, जांच हो रही है ना, अभी तो जांच के मुद्दे चल रहे हैं, जांच की प्रोसीजर चल रहा है। तो जांच की प्रोसीजर को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसके लिए ये इन हाउस प्रोसीजर है। ट्रांसफर इससे नहीं हो रहा है, ट्रांसफर के लिए समिति बनती ही नहीं है यार। ट्रांसफर के लिए क्या बनता है? कोलेजियम सिस्टम बनता है। और इसीलिए कड़े शब्दों में यहां पर यह बात कही गई है कि अफवाह मत फैलाई जाए, जजेस ट्रांसफर इज नॉट रिलेटेड टू र्यूमर। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है दैट मिस इंफॉर्मेशन एंड र्यूमर्स आर बीइंग स्प्रेड विद रिगार्ड ऑन एन इंसिडेंट एट द रेसिडेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा, कंपेलिंग द एपेक्स कोर्ट कोलेजियम टू ट्रांसफर हिम आउट। तो यार उनको ट्रांसफर कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से किया गया है, यह बात ध्यान रखना है। उनके रिकमेंडेशन से किया जा रहा है, समिति के रिकमेंडेशन से नहीं है, यह बात ध्यान रखना है। रही बात जस्टिस यशवंत की, तो ये अभी दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, इनको ट्रांसफर किया जा रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही इनकी कहानी शुरू भी होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2014 में अपॉइंटेड हुए थे एडिशनल जज इलाहाबाद हाई कोर्ट और 2016 में परमानेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बने, और अभी ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, अब उन्हें वापस वहां पर भेजने की प्रक्रिया रख रही थी। ये है पूरी की पूरी खबर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है, सेशन कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अपनी तैयारी स्टडी IQ IAS हिंदी के माध्यम से कंटिन्यू रखिए। और अगर आप बैच लेना चाहते हैं, बहुत ही शानदार बैच शुरू हुआ है एकदम बिना देर किए। 2026 अगर आपका टारगेट है तो भाई देर नहीं करो, ये मेरे कहने से है, आप देर नहीं कीजिए, तुरंत एडमिशन ले लीजिए और आप फ्री में पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि आपको प्रीलिम्स निकालना होगा। और प्रीलिम्स निकालने बगैर तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। बैच तो तभी लोगे जब आपको सिलेक्शन लेना हो, सिलेक्शन नहीं लेना है तो फिर बैच लेके भी क्या करना। तो बैच लीजिए, तन मन धन से पढ़िए और प्रीलिम्स निकालिए, और हम आपका फीस जो है वो पूरा रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बैच में। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।